नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीट 2025 को लेकर स्पेशल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान जीके के आपको हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। और आज हमारा हस्तकला टॉपिक है जिसका पार्ट नंबर 2 आ चुका है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, नोट्स पढ़ें और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। देखिए, आपने पढ़ रखा है हस्तकला, तो अब आपको वीडियो के माध्यम से बस एक बार रिवाइज करना है ताकि आप टॉपिक को कवर कर पाएं जल्दी से। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच पाएगा। तो आज हस्तकला को देखते हैं कि कितना, थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक रह चुका है तो देखते हैं कितना हम कवर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो कल और वीडियो दे देंगे, लेकिन लगभग इसमें 30 पेज है ये नोट्स के, तो 30 पेज देखते हैं हम कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा कठिन होता है। तो आपके लिए स्पेशल कर रहा हूं, आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और लाइक करें। तो सबसे पहले हम हस्तकला में बात करेंगे, वो है चित्रकारी कला। चित्रकारी कला यानी फड़ चित्रण है, इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है कि फड़ चित्रण से संबंधित पक्का प्रश्न आता ही आता है। तो फड़ चित्रण पहले पढ़ेंगे हम चित्रकारी में। लोक देवी देवता की जीवनी या कथा कपड़े पर लिखना, यानी कोई भी लोक देवता है, लोक देवती की जीवनी है, वो हम कपड़े पर लिखते हैं तो उसे कहते हैं फड़ चित्रण। अब देखते हैं आगे, देखिए। फड़ का सही नाम है पढ़ होता है, जिसका अर्थ होता है चित्रों को देखकर पढ़ना या बांचना। यानी सही का फड़ का चित्रण का फड़ का नाम होता है पढ़ होता है। पढ़ यानी जिसका अर्थ होता है कि चित्रों को देखकर पढ़ना और बांचना। फिर खादी रेजी कपड़े पर लाल नीले हरे रंग से लिखना। अब इसमें जो है खादी का कपड़ा होता है या रेजी कपड़ा होता है, उस पर क्या है, लाल रंग से, नीले रंग से, हरे रंग से लिखा जाता है। फिर है शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। इसके लिए आपसे पूछा जाए कि फड़ चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, शाहपुरा का है भीलवाड़ा का जोशी परिवार। आगे बात करते हैं। फिर हम बात करें, फड़ लिखने वाला चितेरा कहलाता है, पढ़ लिखने वाली चितेरी कहलाती है और पढ़ वाचन वाला भोपा होता है, भोपा जाति। और मुख्य चितेरे हैं श्री लालजी जोशी और प्रदीप मुखर्जी। अब ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि फड़ चित्रण है जो कि लोक देवी और देवता की जीवनी लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है किसके लिए, फड़ चित्रकला के लिए, ठीक है। और गोत्र के लिए छिंपे प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें अगला, जोशी परिवार की गोत्र है छिंपे। पढ़ लिखने वाला चितेरा, पढ़ लिखने वाली चितेरी। तो पढ़ वाचन, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि निम्न में से पढ़ का वाचन कौन करता है, तो भोपा के द्वारा की जाती है। मुख्य चितेरे याद करने श्रीलाल जोशी और प्रदीप मुखर्जी। आगे देखिए, मुख्य चितेरी कौन है, तो पार्वती जोशी और मधु जोशी दोनों क्या है, फड़ चितेरी कहलाती है। याद रखना है, पार्वती जोशी और मधु जोशी। सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन किसकी है, पाबूजी की है। आपको पता है पाबूजी की सबसे लोकप्रिय पढ़ मानी जाती है। वाचन करते हैं थोरिया दोरिया या नायक जाति के बोपे। दोरिया या नायक जाति के बोपे जो है पाबूजी की फड़ बांचते हैं पढ़। इसमें वाद्य यंत्र रावण हत्या बजाया जाता है। अब प्रश्न ज्यादातर ये पूछा जाता है कि निम्न में से पाबूजी की पढ़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर है कि ऊंट के बीमार होने पर वाचन किया जाता है इस फड़ का, तो रेवाड़ी जाति करती है मेवाड़ में और रायका जाति मारवाड़ में। दोनों याद रखना पॉइंट। आपसे पूछे कि रेवाड़ी जाति मेवाड़ में वाचन करती है और रायका जाति है वो क्या करती है, मारवाड़ क्षेत्र में। तो दोनों याद रखना है, रेवाड़ी और रायका जाति का संबंध है पाबूजी से और ऊंट के बीमार होने पर ये जो है पढ़ का वाचन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, सबसे छोटी और लंबी फड़ कौन सी होती है, देवनारायण जी की। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि सबसे छोटी व लंबी फड़ तो किसकी हो जाएगी, देवनारायण जी की। 2 सितंबर 1992 को फड़ यानी 2x2 सेमी के आकार में डाक टिकट भी जारी किया गया देवनारायण जी पर, ये याद रखना है। देवनारायण जी की एक फड़ जर्मनी के कला संग्रहालय में रखी हुई है। यह फड़ श्री लालजी जोशी ने लिखी। वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे और वाद्य यंत्र जंतर बजाते हैं। अब जो पाबूजी का जो पढ़ बांचते थे रायका जाति रेवाड़ी जाति, तो वो रावण हत्या का प्रयोग करते थे। लेकिन वही हम बात करें जो गुर्जर जाति है देवनारायण जी की, वो क्या करती है, वाद्य यंत्र बजाती है जंतर। बस इतना याद रखना है। और श्री लालजी जोशी के द्वारा ये लिखी गई थी और कहाँ पे रखी गई है, जर्मनी के एक कला संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। रामदेव जी की फड़ देखिए,
वाचन करते हैं कामड़ जाति के भोपे और इसमें वाद्य यंत्र मंजीरा और रावण हत्ता बजाया जाता है। अब तीनों अलग हो गए, पाबू जी की हो गई रेवारी या रायका जाति, फिर देवनारायण जी की गुर्जर जाति हो गई जो जंतर वाद्य यंत्र बजाती है जब पढ़ का वाचन करती है। फिर रामदेव जी है जो रामदेव जी के जो भक्त हैं वो पढ़ वाचन करते हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं या हम जाति के भोपे कह सकते हैं, और वाद्य यंत्र इसमें वो मंजीरा बजाते हैं और रावण हत्ता बजाते हैं, बस इतना याद रखना है। रामदेव जी की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन जो है चौथमल चितेरे ने किया, ये मोस्ट कर लेना भाई। जो रामदेव जी की पढ़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था वो चौथमल चितेरे जी के द्वारा किया गया था। अब अगली जो फड़ है वो है राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। सीधा प्रश्न आता है कि राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ जो है वाचन करते हैं तो वाचन करते हैं भाटी जाति के भोपे, और वाद्य यंत्र बजाते हैं बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है, तो वो है राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। आगे देखिए, इस फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के धूलजी चितेरे ने किया था। अब याद रखना है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, हम बात करें तो शाहपुरा की हम बात करें, शाहपुरा के व्यक्ति थे एक धूलजी चितेरे ने किया था राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, भाट जाति द्वारा और बिना वाद्य यंत्र बजाई जाती है। तो धूलजी चितेरे याद रखना है, राम दल्ला कृष्ण दल्ला फड़ का वाचन करते थे, जो है शुरुआत की थी धूलजी और चितेरे ने। इस वाचन में सर्वाधिक हड़ौती अंचल में होता है, ये जो वाचन होता है वो हड़ौती अंचल में, हड़ौती अंचल यानी कोटा बारा बूंदी झालावाड़ जो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, वो वहाँ पे जो है राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़ सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भैंसासुर की फड़ की बात करें तो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं, इसमें वाचन नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। एक तो दोनों यात्रा, एक तो इसका वाचन नहीं होता है, एक वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। पूजन की बात करें तो बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी के लिए जाते समय सकून के रूप में जो है भैंसासुर की फड़ के रूप में वाचते हैं और करते हैं। तो ये थोड़ा सा भैंसासुर की फड़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए, अमिताभ बच्चन की फड़ पतासी देवी भोपण व राम लल्ला भोपा द्वारा बांची गई, इसका वाचन अमेरिका में किया गया, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला नोट लिखा हुआ है कि राजस्थानी फड़ लोक देवताओं से जुड़ी है, अतः चातुर्मास जब देवता सोते हैं में फड़ का चित्रण नहीं किया जाता है। यानी चातुर्मास के अंदर, यानी हम बात करें तो जब जो देवता सोते हैं तो उस समय इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, यानी चित्रण नहीं किया जाता है। अगला क्या है फड़ के बारे में, फड़ के फट जाने अथवा जीर्ण शीर्ण हो जाने पर पुष्कर झील में विसर्जित कर दी जाती है, इसे फड़ ठंडी करना कहते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि निम्न में से फड़ ठंडी करना का अर्थ क्या है, तो इसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देना ही, ठंडी झील में यानी कोई भी पवित्र झील में विसर्जित करना। जिस स्थान पर फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है उसे से स्थान कहते हैं। ये पॉइंट राजस्थानी शब्दावलियों के हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस स्थान का संबंध किससे है, फड़ चित्रकला से या काष्ठ कला से या कठपुतली से, इस प्रकार। तो स्थान का संबंध है फड़ चित्रण से, जहाँ पे चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी को वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा था। हम बात करें श्रीलाल जोशी का, बहुत ही इन्होंने उम्दा कार्य किए, तो वर्ष 2006 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। क्यों नहीं नवाजेंगे, बहुत अच्छा काम किया। फड़ पर लिखना कोई आसान काम नहीं है, और राजस्थान की ख्याति भी इन्हें, बात करें तो राजस्थान की जो है धार्मिक संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है पार्वती जोशी, कन्हैया लाल जोशी की पत्नी है, याद रखना। तो देश की प्रथम फड़ चितेरी आपसे पूछा जाए तो पार्वती जोशी है, जो कि कन्हैया लाल जोशी की पत्नी है। फिर हम बात करेंगे गोतली देवी कौन है, ये भी एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। गोतली देवी आपसे पूछा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। अब हम बात करेंगे पिछवाई कला की। सबसे पहले हमने बात की फड़ चित्रांकन की, उसके बाद में पिछवाई कला की हम बात करेंगे, जहां से एक प्रश्न आता है। नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो इतना याद रखना है कि पिछवाई कला का संबंध है नाथद्वारा, जिला है राजसमंद के अंदर। कपड़े पर श्री कृष्ण लीलाओं का चित्रण, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो किस देवताओं का चित्रण किया जाता है, इसमें कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं उसके चित्र बनाए गए हैं, पिछवाई कला। मंदिर के जो पीछे साइड लगे होते हैं वो पिछवाई कला बने होते हैं, आपने देखा हुआ इस प्रकार मंदिर होता है, और मंदिर के इस प्रकार यहाँ पे कपड़े पर एक बनी होती है चित्रांकन, जैसे कृष्ण लीलाएं इस प्रकार बनी होती है, वो होती है पिछवाई कला। गोड़, फिर देखिए चित्रण नाथद्वारा के जांगीड़ व गोड़ ब्राह्मण जाति के परिवारों द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी जाति होती है,
तो यहाँ पे नाथद्वारा के अंदर है एक जांगिड़ है और एक है गौड़ ब्राह्मण जाति। ये क्या करती है, इसका काम करती है। फिर आपसे पूछा जाए मांडणे, मांडणे क्या है। राजस्थान में प्रमुख 4 प्रकार के हैं। मांडणे बात करें 4 प्रकार की। सबसे पहले गेरू खनिज पदार्थ व पणेचा से बनाई जाती है एक तो मांडणे। दीवार या घर के आंगन में बनाई जाने वाली आकृति मांडणे कहलाती है। तो ये देखिए कौन कौन से हैं 4। पगलिया, मांगलिक अवसर पर आराध्य देव की आकृति के रूप में जो है पगलिया मांडे जाते हैं। आपने देखा है कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेता है, नई गाड़ी लेता है तो वो क्या कहता है, बोनेट पर जो है छोटी बच्ची होती है भगवान के रूप में उसे जो है पगलिया मंडवाते हैं। देखा होगा आपने बहुत बार। और कई बार हमारे घर में भी प्रोग्राम होते हैं, मांगलिक होते हैं, तो हम वहाँ पे पैर जो है छोटे बच्चे के मानते हैं ताकि हम बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। साट्या, बच्चे के जन्म पर घर के आंगन पर जो है ये साट्या किया जाता है। बच्चे के जन्म पर घर के आंगन पर बनाया जाता है साट्या। फिर है ताम, चंवरी के समय विवाह के अवसर पर मंडप या दीवार पर जो है ताम बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा दिल सा बनाकर उसमें लिखा जाता है, जैसे कोई भी मान लो शिव संग पार्वती, इस प्रकार नाम लिख देते हैं। धोकड़ी, चौकड़ी क्या होता है, होली पर बनती है, चौकड़ी बनती है होली पर। तो ये 4 प्रकार हैं मांडने के। पगलिया है, साट्या है, ताम है और चौकड़ी है। कई बार प्रश्न इससे पूछा जाता है कि निम्न में से मंड्या का संबंध है या मंड्या के कौन सा प्रकार नहीं है। तो ये थोड़े से पॉइंट हमको याद रखने हैं। अगला है भराड़ी क्या होता है। भील विवाह के अवसर पर बनाती है। भराड़ी कला राजस्थान में सर्वाधिक कुंभलगढ़ में प्रचलित है। ये भी याद रखना है, भराड़ी कला का संबंध है भील जाति से और कुंभलगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला है बड़ा गजब का प्रश्न है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है, पोट्री कला। पोट्री कला क्या है। क्वार्टर्स मिट्टी यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है, पोट्री कला कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम अकबर के काल में पर्सिया, ईरान से मुल्तान, दिल्ली और फिर मिर्जा मानसिंह के समय आमेर जयपुर आई। अब देखो पोट्री कला की बात करें, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासन के इस काल में आई थी। भारत में सर्वप्रथम अकबर के काल में आपसे पूछा जाए। पर्सिया ईरान से कहां पे आई, मुल्तान दिल्ली। फिर आपको पता है दिल्ली से तो आएगी, फिर मिर्जा मानसिंह, ये याद रखना है, मिर्जा मानसिंह के समय आमेर और जयपुर आई थी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पोट्री कला का जो है पोट्री कला को कौन लेके आए राजस्थान में, तो मिर्जा मानसिंह। फिर है ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, नीली या ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध। आपसे पूछा जाए कि ब्लू पोट्री या नीली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। चित्रकारी करते समय रंगों का घोल, ठीक है। फिर हरे रंग का कांच होता है इसमें, गोंद, साजी, सोडियम कार्बोनेट, खनिज, क्वार्टर्जन और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इस ब्लू पोट्री के अंदर। याद रखना है इतना पॉइंट, ज्यादातर आपको याद रखना है कि नीली पोट्री ब्लू पोट्री है, जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर ब्लू पोट्री के जनक कौन है, कृपाल सिंह शेखावत सीकर के हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ब्लू पोट्री के जनक है कृपाल सिंह शेखावत। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लू पोट्री नीली पोट्री संबंध है जयपुर से और ब्लू पोट्री के जनक हैं कृपाल सिंह शेखावत सीकर के। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार प्रश्न आता है, कोई भी परीक्षा हो। ब्लू पोट्री के जनक कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब दिया गया, 1974 में, और इनकी 2009 में मृत्यु हो गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो 25 रंगों का प्रयोग किया जिसे कृपाल पोट्री कहा जाता है। क्या किया जाता है, कृपाल पोट्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनके गुरु थे भूर सिंह शेखावत, गांव का चितेरा कहते हैं इन्हें। आपसे पूछा जाए कि गांव का चितेरा कौन है, भूर सिंह शेखावत है। और खेमराज वर्तमान में जीवित कलाकार हैं, महिला कलाकार है नाथी बाई। आपसे पूछा जाए कौन है, नाथी बाई जो है जीवित कलाकार है। ये जीवित कलाकार है, महिला कलाकार है। खेमराज भी जीवित हैं, ये भी कलाकार हैं। तो अब ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार की बात करें, सबसे पहले आपको पता है कृपाल सिंह शेखावत सीकर के थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है 2009 में, और 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला। फिर बात करें, इनके गुरु का नाम था भूर सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम था भूर सिंह शेखावत, जो कि गांव के चितेरे थे, ठीक है। फिर वर्तमान में बात करें तो खेमराज जी है और नाथीबाई क्या है, ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। फिर देखिए स्वाई राम सिंह सेकंड के काल में इसका विकास हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ स्वाई जो राम सिंह द्वितीय थे इनके काल में। राम सिंह द्वितीय ने कालूराम व चूड़ामन कुम्हार को दिल्ली भोला कुमार के पास प्रशिक्षण हेतु भेजा। प्रशिक्षण के बाद दोनों को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में नियुक्त किया था। अब देखो, अब सबसे आपसे पूछा जाए कि जो ब्लू पोट्री का विकास सबसे ज्यादा हुआ था वो राम सिंह द्वितीय के द्वारा,
और जो दिल्ली से लाया गया था वो मिर्जा मान सिंह के द्वारा लाया गया था ब्लू पोट्री को, और जयपुर की प्रसिद्ध है। अब जो कालूराम है, आपसे पूछा जाए कालूराम का संबंध किससे हो जाएगा, ब्लू पोट्री से हो जाएगा। चूड़ामन का संबंध किससे हो जाएगा, ब्लू पोट्री से हो जाएगा। और जो दिल्ली में भोला कुमार थे वो बनाते थे और वहां से ये प्रशिक्षण लेके आए। उसके बाद में उन्होंने प्रशिक्षण के बाद दोनों को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी नियुक्त किया ताकि अच्छे तरीके से इसको प्रसिद्धि दिला सके। फिर है ब्लैक पोट्री या काले बर्तन कोटा की बात करें, ब्लैक पोट्री काले बर्तन कोटा की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री पूछा जाए तो जयपुर से प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री नीली जो बर्तन बनते हैं वो जयपुर के हैं। फिर आपसे पूछे काले बर्तन यानी ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। सरसों का तेल व काली मिट्टी के मिश्रण होता है, इसके अंदर सरसों का तेल होता है और काली मिट्टी के मिश्रण होता है। फिर देखिए गमले, कूड़दान, विशेष प्लेटों पर ब्लैक पोट्री होती है। जैसे हम गमले लगाते हैं तो गमले के बाहर देखते हैं हम डिजाइन किया होता है काले रंग से, फिर उसमें सफेद पट्टियां होती है, इस प्रकार वो क्या बनता है, ब्लैक पोट्री होती है। फिर है कागजी या डबल वर्क पोट्री, क्या है, अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी या डबल वर्क पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। इस पोट्री के बर्तन मुख्य रूप से सूक्ष्म छिद्र युक्त होते हैं जो कागज से बनाए जाते हैं। इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में पानी व अन्य तरल पदार्थ नहीं डाले जाते हैं। बस इतना याद रखना है कि कागजी डबल पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, पोट्री अलवर की। फिर है सुनहरी व गोल्डन पोट्री, बीकानेर की प्रसिद्ध है। भी जो है सुनहरी व गोल्डन पोट्री प्रसिद्ध है बीकानेर की। इसमें कपास का तेल व पीतल को पिघलाकर घोल तैयार किया जाता है। यानी कपास का तेल होता है एक तो, और उसमें होता है पीतल को पिघलाकर उसमें घोल तैयार किया जाता है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब देखिए काष्ठ कला, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, और एक बार एक प्रश्न पक्का आता है। राज्य में काष्ठ कला के लिए चित्तौड़ का बस्सी क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ में बस्सी क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वहां का प्रसिद्ध है काष्ठ कला। सर्वप्रथम 350 वर्ष पूर्व लकड़ी की एक गणगौर का निर्माण प्रभात जी सुथार ने किया था। अब देखो, अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो एक गणगौर का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा, प्रभात जी सुथार। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से, तो आपसे पूछे कि काष्ठ कला के जनक कहते हैं प्रभात जी सुथार को, हम कह सकते हैं गणगौर का इन्होंने निर्माण किया था। तो काष्ठ कला का जनक किसे कहते हैं, प्रभात जी सुथार। याद रखना, इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात तो काष्ठ कला का संबंध किस जिले से, चित्तौड़गढ़ के बस्सी जिले से, बस्सी से है। और फिर प्रभात, सबसे पूछा जाए कि काष्ठ कला के जनक हैं प्रभात जी सुथार, बस इतना याद रखना है, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये देखो प्रभात जी सुथार को काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है। फिर गणगौर की बात करेंगे, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध गणगौर। शिवजी व पार्वती की लकड़ी से बनी प्रतिमा गणगौर निकालती है। और सर्वप्रथम गणगौर की मूर्ति सव देवीलाल और सांबर व्यक्ति ने बनाई थी। सबसे पहले हम बात करें तो गणगौर की जो मूर्ति बनाई थी वो देवीलाल सांबर के द्वारा बनाई गई थी, ये याद रखना है। गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और गणगौर के अंदर जो होते हैं वो एक तो शिवजी होते हैं और पार्वती होते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गणगौर के अंदर किस या कह सकते हैं कि माता की पूजा की जाती है, तो पार्वती माता की, ये पूछा जाता है। तो शिवजी और पार्वती दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें एक वो होते हैं दो ईश्वर, और एक और नाम होता है शायद तक मुझे याद नहीं, ईश्वर और ईश्वरी शायद तक इस प्रकार होते हैं, ठीक है। ईश्वर शिवजी को और ईश्वरी होती है पार्वती, इस प्रकार होते हैं। तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं उसको, ताकि आप हम भी पढ़ सकें और आप अन्य विद्यार्थी भी पढ़ सकें, पूरी डिटेल भी लिख सकते हैं इसमें। फिर है बेवाण कला, बेवाण कला जिसे कहते हैं चलता फिरता मंदिर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें मूर्ति स्थापित कर अनंत चतुर्दशी और जल झूलने एकादशी को भगवान की सवारी निकालने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि बेवाण का जो बेवाण कब निकाली जाती है, आपसे पूछा जाए मंदिर जो बना होता है, तो ये चतुर्दशी व जल झूलने एकादशी को भगवान की सवारी निकालने के लिए किया जाता है। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। निम्न में से मिनिएचर वुडन टेम्पल किसे कहते हैं, बेवाण को, और भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अगला है कावड़, कावड़ की बात करेंगे, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कावड़ भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। खेरादी जाति के लोग लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जिसे मूर्ति नहीं होती है, यानी इसके अंदर क्या होती है, मूर्ति नहीं होती है, ठीक है, जिसमें लाल रंग किया जाता है और देवी देवताओं की गाथाएं लिखी जाती है। देखिए कल्चर को पढ़ना है तो आपको फोटो देखनी पड़ेगी। आप गूगल पर सर्च कर लिया करो कि कावड़ क्या होती है, बेवाण क्या होती है, आपको मिल जाएंगे चित्र। अगर आपने एक बार चित्र को देख लिया तो आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। जब इसमें मूर्ति रख दी जाती है तो यह बेवाण कहलाती है, यानी जब ये खाली होता है तो क्या कहलाती है, कावड़ कहलाती है। जैसे ही
ये मंदिरनुमा बना होता है जैसे इस टाइप, उसमें मूर्ति रखी जाती है तो वो बेवाण कहलाता है। बस इतना है। फिर आपसे पूछे कि लकड़ी के खिलौने उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तीनों याद रखने हैं। लकड़ी के खिलौने हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, यानी दक्षिण राजस्थान में आ जाना जैसे ही लकड़ी के खिलौने पूछे। लकड़ी के झूले पूछे तो जोधपुर में आ जाना, और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर लेके आना है तो बाड़मेर जाना होगा आपको। अगला पॉइंट है कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली जन्मस्थली है राजस्थान की। लकड़ी की आड़ू की लकड़ी होती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये कठपुतली आड़ू की लकड़ी क्या थोड़ी हल्की होती है। जाति नट या भाट जाति के लोग बनाते हैं। प्रसिद्ध की बात करें तो कोटपुतली जयपुर की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। डिग्गी मालपुरा टोंक की प्रसिद्ध और उदयपुर की प्रसिद्ध है। यहां से प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है। तो कोटपुतली सबसे ज्यादा कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? कोटपुतली जयपुर की, और बस्सी चित्तौड़गढ़ की, और डिग्गी मालपुरा टोंक की प्रसिद्ध है। तीनों जिले स्थान याद रखने। कठपुतली का जनक कहते हैं देवीलाल सामर को। कठपुतली के जनक देवीलाल सामर को, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। इन्होंने 22 फरवरी 1952 को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? लोक कला मंडल, और ये है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, ये भी आपको बताना है। तो देवीलाल जी सांबर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में किस जिले में की? ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला की बात करें, राज्य में मूर्ति कला केंद्र के रूप में जयपुर जिला प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा तो याद रखना है कि मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर में मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्तियां सबसे ज्यादा बनती है। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले लोगों को सिलावट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलावट कहते हैं। काले संगमरमर मूर्तियां डूंगरपुर और बांसवाड़ा सोमपुरा जाति बनाती है। काले संगमरमर की पूछी जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और सफेद संगमरमर की जयपुर में मैंने अभी बात की। लाल संगमरमर की बनती है थानागाजी अलवर में। जिंक से निर्मित मूर्ति जोधपुर में, सफेद किशनगढ़ के अंदर। तो याद रखना है आपको, काले संगमरमर की ज्यादा याद रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और सोमपुरा जाति बनाई जाती है। लाल बनती है थानागाजी अलवर में। जिंक से निर्मित मूर्ति बनती है जोधपुर में, और सफेद बनती है किशनगढ़ में। अब बात करते हैं टेराकोटा की, जहां से प्रश्न आता ही आता है। टेराकोटा प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद की। मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी की वस्तुएं, बर्तन व मूर्तियां बनाना प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। मोलेला के सनवाड़ा तालाब की मिट्टी से बने टेराकोटा उत्तम है। तो सनवाड़ा मोलेला के अंदर एक स्थान है और तालाब है, वहां की मिट्टी से जो है टेराकोटा बहुत अच्छी बनाई जाती है, यानी बर्तन मूर्तियां अच्छी बनती है। अब है प्रमुख कलाकार टेराकोटा के मोहनलाल कुमार और हरजी राम कुमार। दोनों क्या है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोहनलाल कुमार है और हरजी राम कुमार है। जैसे मैं कुमार हूं तो मोहनलाल कुमार और हरजी राम कुमार, तो हमारी जात की बड़ी प्रसिद्धि हो रही है मोहनलाल जी कुमार के द्वारा और हरजी राम कुमार के द्वारा। मोलेला गांव राजसमंद के अंदर मिट्टी की वस्तुएं, बर्तन व मूर्तियां बनाना। मोलेला के सनवाड़ा तालाब की मिट्टी से बने टेराकोटा उत्तम है। और प्रमुख कलाकार है मोहनलाल कुमार। टेराकोटा किसके पास है? मोहनलाल के पास है और हरजी राम जी के पास में। ठीक है, दोनों याद रखना। टेराकोटा मोहनलाल जी और हरजी राम जी के पास में लाइसेंस है टेराकोटा का। मोलेला के कुमारों की कुल देवी है आसपुरा देवी। जो मोलेला के कुमार है उनकी देवी क्या है? आसपुरा देवी है। पिंडी मालड़ी मोलेला की मृण मोतियां कला से है। पिंडी और मालड़ी मोलेला की मृण मोतियां कला से संबंधित है। नोट लिखा हुआ है कि गोगाजी व मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? भी हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गोगाजी व मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? भी हरजी गांव है जालोर के प्रसिद्ध है। फिर मोण क्या होता है? पानी के बड़े मटके मोण कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बुन रावला गांव है नागौर के प्रसिद्ध है मोण। मोण क्या है? पानी के बड़े मटके मोण कहलाते हैं। धातुओं से वस्तु निर्माण में अलंकरण की कला, अब देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले बादला बहुत प्रसिद्ध है और बादला आता ही आता है प्रश्न। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें जिसमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है। अब प्रश्न ज्यादातर ये पूछा जाता है कि बादला क्या है? जिंक से निर्मित पानी की बोतलें हैं, अलग अलग और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जिंक याद रखना है। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें जिसमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है। जोधपुर के बादले प्रसिद्ध है, ये तो आपको याद होगा। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। नोट देखो, बादले का आविष्कार कुचामन नागौर के कुमारों ने किया था, जो बाद में जोधपुर में आकर बस गया था।
फिर नोट देखिए, थर्मस में लैंड यानी पीबी होता है, रेल के डिब्बे पर क्वार्टरजाइट का लेप होता है। ये थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं तो दिया हुआ है। अब अभी तोड़िया, तोड़िया राजस्थान में एक तो शब्द बड़े अनोखे हैं, किसी को समझ में नहीं आते, तभी तो हमारी राजस्थान की भाषाएं थोड़ी विख्यात नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी ट्रांसलेट करना बहुत कठिन है। जैसे आप साउथी फिल्म देखते हो तो इनकी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा अगर मान लीजिए हमने कहा बनवा भी देते हैं, बना भी देते हैं, तो उसका ट्रांसलेट नहीं होता है, तभी वो प्रसिद्धि नहीं पा रही है। जैसे जैसे इसका ट्रांसलेट होने लगेगा तब ये पूरे भारत में, विश्व में जो है प्रसिद्ध होने लगेगी। तो इस प्रकार के जो शब्द है तोड़िया है, इनका अब हो सकता है हमने बोल दिया अभी तोड़िया लेके आ रहे, या तोड़िया विशेष प्रकार की जैसी पाजेब होती है, ठीक है। तो हम बात करें तो जैसे मैं तेरे लिए आज तोड़िया लेकर आऊँगा, तो अब मान लीजिए हमारे लगभग हमारे राजस्थानी में क्या, पूरे राजस्थान में हमें पता नहीं है कि तोड़िया क्या है। कुछ ही जैसे मारवाड़ में, वाड़ में ज़्यादा इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम बैठे हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, इस साइड में हमें पता ही नहीं है ये तोड़िया क्या है, हम तो पाजाब ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार जो है स्थिति थोड़ी सी राजस्थान के अंदर बदली हुई है, तभी मूवीज़ हैं, कई अन्य जो है प्रसिद्धि नहीं मिल रही है हमको। विशेष प्रकार की पाजेब होती है, इसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है। हाँ, मान लीजिए अगर हम राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देते हैं तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अगर हमारे राजस्थानी भाषा को लागू कर दिया जाता है तो धीरे धीरे देखो एग्जाम में डाल रहे हैं राजस्थानी भाषा को, तभी हम कवर कर पाएंगे, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को। फिर है प्रसिद्ध है धौलपुर का। तोड़िया कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का। और प्रसिद्ध कलाकार है इसके लक्ष्मण सिंह भी, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तोड़िया का संबंध है। तो तोड़िया एक विशेष प्रकार की पाजेब होती है, इसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है। देखो इस प्रकार होता है। नोट है टोडियो, एक होता है टोडियो, टोडियो होता है ऊँटनी का बच्चा, ये तो है तोड़िया, ठीक है, जो कि धौलपुर का प्रसिद्ध और प्रसिद्ध कलाकार है लक्ष्मण सिंह भी। और एक होता है टोडियो, ऊँटनी का बच्चे को टोडिया कहते हैं। अब देखिए बड़ा गजब थेवा कला, बार बार प्रश्न आता है और बड़ी गजब की है। थेवा कला है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत ही प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता ही आता है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, छोटा प्रश्न आएगा, कोई भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम दे लेना। थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिया में अंकित है, बड़ा गजब का है। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। याद रखना है, कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि थेवा कला पर डाक टिकट 5 रुपए का कब जारी किया गया? 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। कांच, सोने, चांदी से संबंधित है। प्रधान रंग है इसमें हरा रंग है, और बाद में नीला रंग, और वर्तमान में सभी रंगों का प्रयोग होता है इसमें। हरे रंग पर सोने की नक्काशी जड़ाई का कार्य थेवा कला कहलाता है। हरे रंग पर सोने की नक्काशी और जड़ाई थेवा कला कहलाती है, ये भी याद रखना है। अब थेवा कला के जनक पूछा जाता है, नाथू राम सोनी है। थेवा नाथू, इस प्रकार याद रखना है, थेवा नाथू पूरा इस पर, थेवा नाथू जी सोनी जो है इसके जनक हैं। राज सोनी परिवार इसके लिए 3 बार पद्मश्री प्राप्त कर चुका है। 1974 में शंकरलाल जी जोशी ने प्राप्त किया है, 1973 में रामनिवास सोनी ने, और 1991 में गोविंदराज ने, और 2003 में टिक्काराम सोनी के द्वारा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको। ये नोट्स आपको इस प्रकार के कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे तो आप इसको नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बनाने में टाइम कम दीजिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि थेवा कला नहीं पढ़ी हुआ है, लेकिन हमें रिवाइज करना होता है ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए इनको। इस कला में 2 प्रक्रिया होती है, एक तो थेलना प्रक्रिया होती है, शीशे पर कार्य किया जाता है, एक होता है वालना प्रक्रिया जो सोने पर कार्य होती है। यहाँ का सोनी परिवार इस कला को अपनी बहन बेटी बंधुओं को नहीं सिखाते हैं, बस इतना थोड़ा सा याद रखना है, यानी बहन बेटी और बहुओं को नहीं सिखाते हैं। कुंदन कला की बात करें, कुंदन कला सोने के आभूषणों में, सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला ही कुंदन कला कहलाती है। प्रसिद्ध है जयपुर की, बस इतना याद रखना है कि कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला ही कुंदन कला कहलाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी सोने व चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। मुख्यतः इसमें रंग लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। यह कला फारस से लाहौर किसके द्वारा? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा जयपुर लाई गई थी। अब ये पॉइंट है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मीनाकारी को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो मानसिंह प्रथम को जाता है, और ये जयपुर लाए थे। कहाँ से? ये फारस से लाहौर आई और लाहौर से मानसिंह लेकर आए थे इसको। मीनाकारी का जादूगर कहता है, किस कहते हैं?
कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब कुछ मीनाकारी हैं, जैसे तांबे की मीनाकारी है भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है तांबे की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी है नाथद्वारा बीकानेर के अंदर, चंदन की मीनाकारी है चूरू के अंदर, पीतल की मीनाकारी है जयपुर की, सोने की मीनाकारी है प्रतापगढ़ की। ये पॉइंट याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तांबे भीलवाड़ा है, चांदी नाथद्वारा की है, चंदन चूरू, पीतल जयपुर और सोने प्रतापगढ़ की। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है सीतापुरा जयपुर के अंदर, जिसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये एक याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है सीतापुरा जयपुर, जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कोप्तगिरी क्या है? लोहे की वस्तुएं यानी फौलाद पर चांदी व सोने की बारीकी तारों से कलाकृति क्या कहलाती है? कोप्तगिरी कहलाती है। प्रमुख कलाकार हैं इसके पृथ्वीराज सिंह पुरोहित है। पृथ्वीराज सिंह पुरोहित क्या है? कोप्तगिरी के प्रमुख कलाकार हैं पृथ्वीराज सिंह पुरोहित। प्रसिद्ध बात करें तो ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है कोप्तगिरी, जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। फिर है तहनीसा, किसी भी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पित्तल का पतला तार भर दिया जाता है, ये प्रसिद्ध है अलवर और भरतपुर की, ये तहनीसा कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु पर डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पित्तल के जो तार डाल दिए जाते हैं वो कहलाती है तहनीसा, और प्रसिद्ध है अलवर और उदयपुर की। तारकसी, तारकसी देखिए, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण व कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकसी कहलाता है। तारकसी नाथद्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है, याद रखना, तारकसी नाथद्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण व कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकसी कहलाता है। फिर आगे है मुरादाबादी क्या है? पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य है, वो मुरादाबादी होता है। प्रसिद्ध है ये जयपुर और अलवर की। मुरादाबादी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। पित्तल के बर्तनों पर, बस इतना याद रखना है, पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके, और जो तारकसी है वो चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण व कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकसी होता है। फिर आगे देखिए उस्ता कला, उस्ता कला या मुन्नावती कला प्रश्न आता है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी का चित्रण बनाना। उस्ता जाति होने के कारण यह कला उस्ता कला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यह कला ईरान से मुगल काल में भारत और भारत से राजस्थान में आई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम आश्रय जो है बीकानेर के राजा राय सिंह ने दिया था इसको, बीकानेर के राजा राय सिंह, याद रखना है, आश्रय दिया था। ऊंट की खाल बालों पर सोने की जड़ाई उस्ता कला कहलाती है। यानी जैसे ऊंट है तो ऊंट के जो भी बाल है उस पर क्या है ये चित्र बनाए जाते हैं, उसे उस्ता कला कहते हैं। धीरे 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 सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाला था कादर बख्श। कौन था? कादर बख्श था। इलाही बख्श उस्ता ने सौ गंगा सिंह जी का चित्र बनाया, जो वर्तमान में भी यूएनओ मुख्यालय में लगा हुआ है। यानी ऊंट के ऊपर जो है इलाही बख्श जो उस्ता थे, इलाही बख्श उस्ता ने जो गंगा सिंह थे बीकानेर के शासक, उसका चित्र भी बना दिया था, जो अब कहाँ पे है? यूएनओ के अंदर है। सर्वाधिक पहचान दिलाई जो हिमामुद्दीन या हसीमुद्दीन के द्वारा 31 मार्च 1986 को उन्हें पद्मश्री मिला। अब सबसे ज्यादा पहचान आपसे पूछा जाए तो हमीमुद्दीन या हसीमुद्दीन के द्वारा। वर्तमान कलाकार है हनीफ खां उस्ता, ये पूछा जाता है। तो उस्ता कला के वर्तमान कलाकार हैं हनीफ खां उस्ता, और अजमेर में ख्वाजा है। ये अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर स्वर्ण निकासी का कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना है। जोधपुर के ज्योति स्वरूप शर्मा ने ऊंट की खाल से ढाल व सुराई पर नक्काशी की है। ठीक है, उस्ता कला का मुख्य कार्य भारत में बनारस शहर में होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे राजस्थान में बीकानेर के अंदर है, इसी प्रकार भारत में बनारस के अंदर जो है शहर में जो है उस्ता कला का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे मथेरन कला। मथेरन कला बार बार प्रश्न आता है। यह कला जैन धर्म से प्रभावित है, एक तो ये याद रखें। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की मथेरन कला प्रसिद्ध है। किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक गाथा और पौराणिक गाथा व देवी देवताओं का चित्रों का अंकन। वर्तमान कलाकार है मथेरन कला के रामलाल और मुन्नालाल। तो दोनों याद रखने हैं। मथेरन कला के प्रसिद्ध कलाकार है रामलाल है और मुन्नालाल है, दोनों हैं। देखिए एक बार पढ़ने से ये चीजें याद नहीं होगी, जो नए हैं और जिन्होंने पढ़ रखा है उसके याद हो जाएंगे, उनको रिवाइज करना है। तो नए हैं विद्यार्थी, उनको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। कलाकार चित्र के नीचे नाम व तिथि अंकित करते थे, इस कारण इन्हें उस्ताद कहा जाता है। एक शब्द है व्हील। घर की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए महिलाएं गांव के घरों के अंदर मिट्टी का महल नुमा आकृति बनाती थी।
राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाएं निपुण हैं व्हील के अंदर। फिर है गलीचे, नमदे व दरिया, प्रश्न पूछा गया बार बार। तो गलीचे ऊन का प्रयोग किया जाता है, प्रसिद्ध है ये टोंक, जयपुर और बीकानेर के। तो सबसे ज्यादा गलीचे है टोंक के। गलीचे, नमदे और दरिया सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो टोंक के प्रसिद्ध है, उसके बाद जयपुर और बीकानेर के। विदेशों में बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे निर्यात होते हैं, फर्श पर बिछाए जाते हैं गलीचे। दरी होती है पुराने कपड़ों से, केंद्र है टांकला नागौर में, सालावास जोधपुर में, बिनाई अजमेर के अंदर ये दरी प्रसिद्ध है, दरी बनाई जाती है। दरी का निर्माण गलीचे की तुलना में सस्ता होता है, इस कारण वर्तमान में दरी का प्रचलन सबसे ज्यादा होने लगा है। दरी उद्योग की बात करें टोंक के अंदर है, और ऊनी कंबल की बात करें तो गडरा रोड, बाड़मेर और बीकानेर में ऊनी कंबल बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है नमदे। ऊन को कूट कूट कर उसे जमाकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वे नमदे कहलाते हैं, प्रसिद्ध है टोंक के। नमदे याद रखना, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। नंद कुमार तिवारी को नमदा शैली का आरंभ करने का श्रेय माना जाता है, नंद कुमार तिवारी को। ठीक है, अब देख लिए जुत्ती पहनते हैं हम, जुत्ती कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की जूतियां प्रसिद्ध है। बिना कसीदा युक्त, डिजाइन युक्त नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये जो भीनमाल की है वो बिना कसीदा की है और डिजाइन युक्त है। और नौरंगी जूतियां आपसे पूछे तो जयपुर की प्रसिद्ध है। मोजड़ी कसीदा युक्त जूतियां हैं। बंडू गांव नागौर में बनने वाली कसीदा युक्त जूतियों को यूनो में प्रोत्साहन दे रहा है। तो ठीक है, मोजड़ी। लाख का काम जयपुर में होता है, श्री अयाज मोहम्मद कलाकार है, लाख का काम करते हैं। फिर है पेपर में सी लुगदी, कागज की लुगदी बनाकर वस्तुएं बनाना, प्रसिद्ध है अलवर और उदयपुर और सांगानेर के। ठीक है, जैसे ठाठा ठाटिया बनाना, कागज के घोड़े बनाने, ये पेपर में सी लुगदी के बनते हैं, जो कि अलवर और उदयपुर सांगानेर के हैं। लाख का काम जयपुर में होता है, ये भी याद रखना है। तोरण, ठीक है, तोरण की बात करें, तोरण का अर्थ होता है मुख्य द्वार। क्या होता है? मुख्य द्वार। विवाह में तोरण प्राय लकड़ी से ही बनाया जाता है, जिसके शीर्ष पर मयूर अथवा तोता बना होता है। ठीक है, और फिर हम बात करें मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है, जिसे इला, दूल्हा, हरी डाली तलवार अथवा खांडे से स्मरण करता है। तो जिस साथी की शादी हो चुकी है उसने तो तोरण मार दी होगी, लेकिन जो अभी तक कुंवारे हैं उनकी भी तोरण बाकी है। तो आप लग जाओ, टीचर लग जाओ, तभी तोरण लगे, वरना बहुत मुश्किल है अभी। अगला बाजोटा, चौकी। चौकी नुमा लकड़ी की आकृति जिस पर थाली रखकर मेहमानों को भोजन करवाया जाता है वो बाजोटा चौकी होती है। चोपड़ा, मांगलिक वस्तुएं जैसे कुमकुम, ठीक है, चावल, मोली इत्यादि रखने का पात्र होता है, चोपड़ा या हटड़ी कहते हैं जिसे। फिर बाजोटा या चोपड़ा प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ का और बालोतरा बाड़मेर का। हीड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? मिट्टी का दीपक होता है ये हीड़। कुछ शब्दावलियां जो हमें याद करनी पड़ेगी, जैसे हीड़ मिट्टी का दीपक होता है। बिनोटा होता है वर की जूतियां, जयपुर की प्रसिद्ध है बिनोटा। चोब वाली क्या होता है? वर वधु के लिए बनने वाली जूतियां चोब वाली कहलाता है। बिंदोला, वर की सुनहरी जूतियां बिंदोला कहलाती है। अधरानी, वर की पुरानी जूतियां अधरानी कहलाती है। अगला है सलेम शाही, मोटे मजबूत व तीखी नोक की जूते सलेम शाही होते हैं। पड़ला जयपुर का प्रसिद्ध है। पड़ला क्या होता है? देखिए, शादी के दिन वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए लाई गई सौंदर्य सामग्री, खाद्य सामग्री, आभूषण इत्यादि पड़ला कहलाता है। अब देखिए आगे, पान्ने कहाँ के प्रसिद्ध है? पान्ने प्रसिद्ध है सांगानेर जयपुर के। ये प्रश्न पूछा जाता है, पान्ने कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर के। कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन क्या कहलाते हैं? पान्ने कहलाते हैं। फिर है मशंक, चमड़े का बर्तन होता है मशक, जयपुर का प्रसिद्ध है। यह ठंडा पानी रखने का बर्तन है। बनाने वाला व्यक्ति है छिलवा और मुख्य कलाकार है हनीफ खां अंसारी। कौन है? हनीफ खां अंसारी। मुगल काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है इस मशक की। तो ये मशक पूछा जा सकता है क्या है? ठंडा पानी रखने का एक बर्तन है, जो कि जयपुर में प्रसिद्ध है। भोड़क या अबरक की छपाई भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। फिर है पात्रे, क्या होते हैं? काष्ठ कला है एक, पात्रे है काष्ठ कला। श्वेतांबर जैन संतों के लकड़ी के बर्तन या कार्य पिपाड़ जोधपुर में किया जाता है। इसका पात्रे काष्ठ कला है एक प्रकार की। अगला प्रश्न देखिए, हिलोड़ी, अनाज रखने के बड़े बर्तन या पात्र जो मिट्टी से निर्मित होते हैं, इन्हें कोठार या हिलोड़ी कोठी कहा जाता है। आगे है हाथी दांत का काम
लाख का काम, चंदन का काम जयपुर में किया जाता है। ये प्रश्न आता है, एक तो हाथी दांत का काम और लाख का काम जयपुर में किया जाता है। फिर है सुराही, रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है। दर्पण पर कार्य जैसलमेर में। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। छाते और टीवी कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के। छाते बहुत बार प्रश्न पूछा गया, छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के। कृषि के औजार नागौर के प्रसिद्ध है। कृषि के औजार नागौर के प्रसिद्ध है। सूंगनी नसवार ब्यावर के अंदर, जी की दादी आपने सूंगा नहीं, सूंगनी नसवार ब्यावर की प्रसिद्ध है। मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्ति ये है जोधपुर की। जस्ते की हमने पढ़ के आई है पीछे, जस्ते की अलग अलग। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर व जयपुर में बार बार पूछा जाता है। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर जयपुर में। खेल सामग्री हनुमानगढ़। रमकड़ा उद्योग बार बार प्रश्न पूछा जाता है। डूंगरपुर गलियाकोट का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। खस इत्र सवाई माधोपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है खस इत्र यानी शराब जो है। मांगरोल कला बारा के प्रसिद्ध है। पीला पोमचा शेखावटी का प्रसिद्ध है। पाम रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर में प्रसिद्ध है। आम पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। शीशम का फर्नीचर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। कृषिगत औजार गज सिंहपुर श्रीगंगानगर जो स्थान है कर्णपुरा। एल्यूमिनियम के औजार जोधपुर में प्रसिद्ध है। चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी भी हमने पढ़ी है, सारी ऊपर पढ़ी है सब। रसदार फल श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। छपाई के घाघरे अकोला चित्तौड़गढ़ के हमने सबसे पहले पढ़े थे। हरी मेथी नागौर की प्रसिद्ध है जो कड्डी में डालते हैं। गुलाबी की खेती या गुलाब की खेती गुलकंद पुष्कर का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गुलाब की खेती या गुलकंद की खेती पुष्कर अजमेर में। कलचर्ड मोती यानी मानव निर्मित बांसवाड़ा। और व्हाइट मेंटल के पशु पक्षी के चित्र उदयपुर में। गरासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। तो ये कुछ पॉइंट है जो वन लाइनर है और अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। यहां से प्रश्न 1-2 आता ही आता है। अब देखिए, सरसों का वीर बालक तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। वीर बालक तेल सरसों जयपुर का। सरसों का इंजन छाप तेल भरतपुर का प्रसिद्ध है। इंजन भरतपुर। मटकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। माटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तिल पापड़ी कहाँ की है? ब्यावर की। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। ये प्रश्न पूछा जाता है। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। अब हस्तकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो देखते हैं क्या है। जोहार कला केंद्र का वर्तमान में संबंध रतनजी पंडित व आभूषणों से है। आपसे पूछे कि जोहार कला केंद्र का जो वर्तमान में संबंध है वो रतन पंडित नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक है, रत्न जड़ित व आभूषणों से है। हस्त निर्मित वस्तुओं के नियति हेतु आयात निर्यात संवर्धन पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, बोरानाड़ा जोधपुर है। हस्त निर्मित वस्तुओं के निर्यात व आयात के लिए यानी सबसे बड़ा केंद्र हस्तकला का है वो बोरानाड़ा जोधपुर है। हस्तकारों के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए 2003-04 में रंगीलो राजस्थान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। याद रखना है, आपसे पूछे कि रंगीलो राजस्थान के पुरस्कार की शुरुआत 2003-04 में, जो जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 10 कलाकारों को दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्माण महाराष्ट्र में होता है। राजस्थान का 6वां स्थान है इसमें। महाराष्ट्र बिहार के बाद हस्तकला से सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, खाद्य उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है राजस्थान का। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई का उद्योग। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अभी पशु परिषद में पूछा गया था, यानी किस नदी के कारण? रंगाई छपाई के उद्योग के कारण, तो लूनी नदी के पास। राजस्थान की परंपरागत छपाई का अस्तित्व बनाए रखने हेतु जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्रॉप पार्क की स्थापना बगरू जयपुर में की गई है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थली से। अगला है कि कच्चे माल समस्या, वित्त समस्या, तकनीकी समस्या आदि लघु व कुटीर उद्योगों से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राज्य सूक्ष्म लघु व मध्यम सहायता योजना कब लागू की गई? 10 नवंबर 2015 को। राज्य सूक्ष्म लघु मध्यम सहायता योजना 10 नवंबर 2015 को। इस योजना के तहत 25,000 रुपए से 40 करोड़ तक की राशि दी जाती है। अब देखो, नाना क्लासेस की आर्थिक समीक्षा बुक आई है, उसको पढ़ ले भी, ये थोड़ा सा डाटा वैसे पुराना है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान में कब व किस स्थान पर चरखा संघ का खादी कार्य प्रारंभ किया गया? ये तो प्रश्न आ सकते हैं।
तो 1926 में जयपुर के अंदर चरखा संघ का खादी कार्य किया गया था 1926 में जयपुर के अंदर। 7 अगस्त 2017 को मनाए गए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो बाड़मेर के थे गोविंद को पट्टू साड़ी के लिए। एक राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादन के लिए एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान खादी का लोगो कौन सा है, तो ये जिसका लोकार्पण किया गया तो खादी इंडिया। अब देखिए भुजिया पापड़ उद्योग बीकानेर का प्रसिद्ध है। बाकी आप एक जिला एक उत्पाद एक जिला इस प्रकार एक उत्पाद एक जिला वो याद कर सकते हैं। चेती गुलाब है खमनोर के प्रसिद्ध है, याद रख लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाए चेती गुलाब। और गुलाब की खेती और वो कहाँ पे होती है, पुष्कर के अंदर, और चेती गुलाब खमनोर के अंदर। आंगल वह कांगसा दरी निर्माण में काम में आने वाला उपकरण है। आंगल और कांगसा दरी निर्माण में, दरी निर्माण का ढांचा आड़ कहलाता है, यह भी याद रखना है। राज्य में कृत्रिम रेशम टर्सर उद्योग उदयपुर कोटा और बांसवाड़ा में है, यानी अर्जुन के पेड़। कृत्रिम रेशम यानी टर्सर उद्योग उदयपुर कोटा बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर में, ये याद रखना। म्यूर बीड़ी फैक्ट्री है टोंक के अंदर, तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, जोधपुर में। म्यूर बीड़ी फैक्ट्री है टोंक के अंदर। उदयपुर का सिंगली घराना किस कला के लिए विख्यात है, सोने चांदी का बारीक काम के लिए। तो उदयपुर का जो सिंगली घराना है वो सोने चांदी का बारीक काम करता है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव बाड़मेर में है, लकड़ी के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है उड़खा गांव बाड़मेर। कवोण है, बर्मी है, रूंदो है, कौनस है, आजोली, भीड़ो आदि काष्ठ पर नक्काशी से संबंधित है, सारी पूछा जा सकते हैं। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है, राजसी को संचालित करता है गलीचा प्रशिक्षण। चुंबा चंदन की बात करें, वह स्प्रेस पेंटिंग की साड़ियां बनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। तो इतना आपको आज हस्तकला हमने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य, जहां से एक प्रश्न आता है। तो अगर आपने हस्तकला ये पढ़ ली अच्छे तरीके से तो समझ लो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करें और पढ़ें, और 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, बार बार रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोट्स का आपके पास पहुंच पाएगा। देखिए इस प्रकार के नोट्स आपको कहीं नहीं उपलब्ध करवाएगा, यूट्यूब पर क्लासें लगाएंगे इस प्रकार। तो हमें बस मेहनत करनी है और तैयारी करनी है और सक्सेस करना है। स्पेशल प्रताप क्लासेस का ये उद्देश्य है भी आप किसी भी तरह से सक्सेस हो जाओ, मेहनत में हो जाओ, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लो। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स PDF नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और न्यूनतम जानकारी मिलती रहती है। और रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, पटवार के लिए और वीडियो के लिए, जेल प्रेरी के लिए, कोई भी एग्जाम हो ये नोट्स काम आएंगे। ये नहीं है कि मैंने रीट लिख दिया तो रीट के लिए ही काम आएंगे, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप अच्छी तरीके से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।